So let's start. Okay. So the question number 28 we have already done, and we will be moving on to question number 29. So the question is, in the 1950s saw the rise of backlash against modernism and against new romanticism that become known as the movement. Which of the following little magazines came to be associated with the movement? So yesterday we saw that in the same paper they have asked that which is the author, who is the author, कौन सा author है जो the movement से relate नहीं करता है. So this is the second question from the, you can say, movement, groups and movement से, and you can also say that this question is from magazine section, है ना. magazine और journals के section से ये question हम मान सकते हैं, या फिर groups and movement से भी मान सकते हैं, दोनों सेम ही बात है. सो दो मैगजीन्स थी जो द मूवमेंट, जो ग्रुप चला था 1950s में, इन्होंने दो मैगजीन्स पब्लिश करनी शुरू की थी, और वो कौन सी मैगजीन्स हैं? डिपार्चर एंड न्यू पोएम्स, राइट. सो ये लोग द मूवमेंट में, ऑलरेडी आपको कल बता रही थी कि द मूवमेंट क्या है, एक ऐसा ग्रुप ऑफ ड्रामेटिस्ट, सॉरी, पोएट्स है जो रोमांटिक पोइट्री या रोमांटिसिज्म के एक्चुअली खिलाफ था. सो मॉडर्निज्म के भी खिलाफ थे ये लोग, न्यू रोमांटिसिज्म के भी खिलाफ थे, और ये अपने ही तरह की एक पोइट्री लिखते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, द एरर ऑफ इंटरप्रेटिंग ए लिटरेरी वर्क बाय रेफरिंग टू एविडेंस आउटसाइड ऑफ इटसेल्फ सच एज द डिजाइन एंड पर्पस ऑफ द ऑथर इज कॉल्ड. बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, बहुत बार रिपीट होती है पेपर में. एनीबडी? इकरा? Second. It's intentional fallacy. Second or first? Intentional fallacy is what? Intentional fallacy क्या है? Intentional fallacy एक literary criticism की term है. 20th century में इसको निकाला गया था, या ये कह सकते हैं कि शुरू हुई थी, ये इस टर्म का नाम दिया गया था. क्या टर्म किसने दिया था इसको नाम? इसको दिया था W.K. विमसेट एंड मोनरो सी ब्रेडस्ले. ये ऑलरेडी हम क्रिटिसिज्म के सेक्शन में इसके ऊपर पूरा एक पेज मैंने लिखा हुआ है, द वर्बल आइकन नाम के वर्क में ये जो टर्म्स है वो दी गई हैं, और ये रिपीट से क्वेश्चन आता है. इस क्वेश्चन का रट्टा लगा लो गाइस, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा. इन दोनों ऑथर के ऊपर फॉर श्योर क्वेश्चन आता ही है, ठीक है. और इस पेपर में 2 बार इन ऑथर्स के ऊपर 2 क्वेश्चंस आए हैं. सो आप समझ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट है. सिंपल सा एक पेज है, मैंने अपने जो नोट्स में दिया हुआ है उसके अंदर ये सारे क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं. सो इंटेंशनल पॉलिसी क्या होती है? जब हम किसी वर्क को पढ़ते हैं, और जब एक क्रिटिक या एक रीडर उस ऑथर की इंटेंशन जानने की कोशिश करता है कि जब वो ऑथर लिख रहा था तो उसकी कैसी इंटेंशन रही होगी इस वर्क को लिखते समय, या उसका बैकग्राउंड या उसकी लाइफ में क्या चल रहा होगा, तो उसको कहते हैं इंटेंशनल पॉलिसी. इसी तरह से जो बाकी की टर्म्स हैं वो भी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं क्रिटिसिज्म में, जैसे अफेक्टिव पॉलिसी. अफेक्टिव पॉलिसी क्या है? अफेक्टिव पॉलिसी में होता है कि जो क्रिटिक्स देखते हैं कि कोई भी वर्क को पढ़ने का इम्पैक्ट रीडर के ऊपर क्या होता है. सपोज मैं कोई कॉमेडी देख रही हूँ तो मैं हंस रही हूँ, मैं कोई ट्रेजेडी देख रही हूँ तो मैं रो रही हूँ. सो दैट इज अफेक्टिव पॉलिसी. क्रिटिक्स ऐसा कहते हैं कि ऑथर की इंटेंशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि रीडर के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है. सो अफेक्टिव एंड इंटेंशनल पॉलिसी 2 तरह की पॉलिसीज हैं. इसी तरह से बाकी की जो टर्म्स हैं, मैं आज से टर्म्स शुरू करने वाली हूँ, वहां करवाऊंगी, नहीं तो ये सेक्शन बहुत लंबा कल भी चला गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन है A.R. एमन्स. A.R. एमन्स को हमने जनरली इस सिलेबस में नहीं पढ़ा है, इससे बहुत रेयर कभी क्वेश्चन आता है. अमेरिकन ऑथर हैं A.R. एमन्स. पैरोडी इज ए फेमस पोएम इन हिज स्वॉगल्ड. स्वॉगल्ड में वो कौन सी पोएम को पैरोडी कर रहे हैं? पैरोडी क्या होती है? मॉक करना, किसी चीज का एक तरह से क्रिटिसाइज करना, या हम कह सकते हैं फन करना, मजाक उड़ाना. एग्जैक्ट मजाक उड़ाना वर्ड्स नहीं होते, बट किसी चीज को की पैरोडी करना, उसको मैं डिटेल में आपको अब बताने वाली हूँ पैरोडी क्या होती है विद एग्जांपल्स. बट ये पोयम आप लाइंस पहचानो. अगर हमें ये क्वेश्चन नहीं भी आता, हमने A.R. एमन्स नहीं भी पढ़ा, तो हमें इन लाइंस को पहचानना चाहिए, क्योंकि इसका टेक्स्ट पढ़ने के लिए मैंने ऑलरेडी आपको कहा था.
ये जो पोयम है जिसका टेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है, इसको पहचानने की कोशिश करो एक बार। ग्रेजुएशन में अगर किसी ने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा है तो ग्रेजुएशन में ये पोयम मोस्टली यूनिवर्सिटीज के सिलेबस में होती है, मेरे को ये तब से याद है। I would rather be suckled by an outworn pagan than get my horn wreathed in an old triton. तो ये है Ma'am, the world is too much. विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है, विलियम वर्ड्सवर्थ की द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस एक इम्पॉर्टेंट सोनेट है, 14 लाइंस की पोएम है, जिसमें जो विलियम वर्ड्सवर्थ है वो क्या कहना चाहते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ कहना चाहते हैं कि जो ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया है इसकी वजह से जो मैन से दूर हो गया है, ह्यूमन बीइंग्स नेचर से दूर तो हो ही गए हैं, वो एक दूसरे से भी दूर हो गए हैं, ह्यूमैनिटी खत्म हो गई है लोगों के अंदर, एंड ही वांट्स टू बी अ पैगन। तो उसके दिमाग में कोई क्रिश्चियन गॉड है, बट वो उनसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि आई वुड बी रेदर बिकम अ पैगन देन अ क्रिश्चियन, और किसी भी रिलीजन में बिलीव करने से अच्छा मैं नेचर में बिलीव करूं। पैगन कौन होते हैं, मैं ऑलरेडी ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर जब पढ़ा रही थी मैंने आपको बताया था कि इंग्लैंड में क्रिश्चियनिटी से पहले पैगनिज्म था। पैगनिज्म क्या होता है? पैगनिज्म होता है जहां हम अर्थ, सन, वाटर, इन सबको गॉड एंड गॉडेसेस मानते हैं, इनकी पूजा करते हैं। जैसे इंडिया में भी पैगनिज्म था, राइट। सो वो कहता है कि मैं पैगन बन जाऊंगा इन लाइंस में, इस पोयम में, हम कह सकते हैं इस सोनेट में। और इस सोनेट को मैंने आपको ऑलरेडी बताया डिटेल में करना है, इससे हमें क्वेश्चन मिल जाते हैं। ये सारे ही सोनेट्स जो इसके ऑप्शंस में दिए गए हैं सब के सब इम्पोर्टेंट हैं, एलिजाबेथ बी ब्राउनिंग का छोड़ के, बैरेट ब्राउनिंग को छोड़ के। विलियम वर्ड्सवर्थ का भी ऑन हिज ब्लाइंडनेस के ऊपर भी हमें क्वेश्चन मिल सकता है। जॉन कीट्स का ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर, इसको हमें डिटेल में नहीं करना है, बट इसकी थोड़ी सी डिटेल्स करनी है कि क्योंकि होमर को इन्होंने ट्रांसलेट किया है और इन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस बताए हैं कि जब उन्होंने, चैपमैन ने जो होमर को ट्रांसलेट किया है वो मैंने पढ़ा था, तो मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा था। ठीक है, तो ये भी आसान क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन भी मैक्सिमम रिपीट वाला क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन नहीं है, रिपीट होता है ये क्वेश्चन। फैनी बर्नी का एवेलिना, आपको एक क्वेश्चन फैनी बर्नी से मिल ही जाता है। फैनी बर्नी एक छोटा सा सेक्शन है, हम देखते हैं कि 3 से 4 वर्क्स हैं जिनको हमें करना है। टाइटल्स एंड सब टाइटल्स के ऊपर क्वेश्चन आता है। सो सब टाइटल ऑलरेडी इसमें पूछा हुआ है। फैनी बर्नी का जो एवेलिना वर्क है वो किसका, उसका सब टाइटल क्या है? जब मैं इसको करा रही थी तो मैंने आपको बताया भी था तो कि इवन वो एक पंक्चुएशन से भी पूछ सकते हैं, एक पंक्चुएशन भी डाल के या किसी प्रपोजिशन को चेंज करके भी पूछ सकते हैं कि राइट टाइटल क्या है। एनी आइडिया भव्या? Two. Is it two? यस इट्स 2। और ए यंग लेडीज एंट्रेंस इनटू द वर्ल्ड, इतना इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। अगर आपको फैनी बर्नी के एवेलिना के बारे में कुछ थोड़ा भी पता है तो सब टाइटल अपने आप निकल जाएगा, क्योंकि देखो बाकी के जो 3 सब टाइटल है वो इतने फेक लग रहे हैं। नेव है ना, एग्जिट, जो ये वर्ड्स हैं, बोल्ड लेडी, ये ऑलरेडी ऐसे लग रहे हैं कि जैसे बोगस वर्ड्स है ना। सो सेकंड इज द राइट आंसर। What does Philip Sidney call poet haters in his defense of poesy? ये हमने डिस्कस भी किया था जब हम क्रिटिसिज्म पढ़ रहे थे। फिलिप सिडनी ने पोएट हेटर्स को क्या कहा है? फोर्थ माइजो मोएसोई। अब होता क्या है, माइजो मोएसोई इंग्लिश का वर्ड नहीं है, बट इसका मतलब होता है ऐसे लोग जो दूसरों को क्रिटिसाइज या डिफेम करके खुद फेमस होना चाहते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग कुछ ऐसे कमेंट्स करते हैं कि वो फेमस हो जाते हैं। सपोज कोई मूवी आई, या सपोज मैं किसी भी फेमस हीरोइन है या कोई फेमस हीरो है, सपोज सलमान खान के ऊपर मैं डेली डेली गलत गलत ट्वीट करने लग जाऊं, मैं डेली डेली उसके बारे में कुछ गलत लिखने लग जाऊं कि इसकी जो ये मूवी है उसने ये फैला दिया, वो फैला दिया,
वो इस रिलीजन को वो कर रहा है ना, या वो हिंदुइज्म को खराब कर रहा है, या वो मुस्लिम्स को प्रमोट कर रहा है, या मैं कुछ भी गलत बोलना शुरू कर दूं, सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम अ माइजो मोइसोई, क्योंकि मैं क्या कर रही हूँ, मैं फेमस होना चाहती हूँ ताकि लोग ये कहें कि अच्छा ये वो बंदी है जो सलमान खान को के बारे में गलत बोलती है ना। सो क्या होता है, एक रेपुटेड पर्सन या एक रिनाउंड पर्सन के ऊपर कमेंट करके जब हम अपनी रेपुटेशन बढ़ाना चाहते हैं, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। सो पोएट हेटर्स के लिए इन्होंने ये वर्ड यूज किया है, क्योंकि सिडनी ने ये वर्ड कहाँ यूज किया है, डिफेंस ऑफ पोइजी में उन्होंने कहा है कि जो लोग पोइट्री को बुरा मानते हैं और जो पोइट्स के बारे में गलत बोलते हैं, जैसे स्टीफन गॉसन के लिए बेसिकली ये लिखा गया है कि जो लोग ऐसा करते हैं वो पोएट हेटर्स हैं और उनको मैं माइजो मोइसुई बोलूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग रेजेस द फॉलोइंग पेनफुल क्वेश्चंस ऑफ longing and belonging? Where shall I turn, divided to the vain, I who have cursed the drunken officer of British rule? How choose between this America and the English tongue I love? So these are the options. First one, ma'am. Yes, a very important author, Derek Walcott. Derek Walcott से भी हमें questions मिलते हैं for sure. और ये इन्होंने A Far From America नाम की poem से ये lines हैं, तो ये poem भी important है, A Far From America. So he is liking America, but he is also liking Africa, right? So post colonial literature से ये question था हमारा. In the 1940s, a critic and philosopher produced two influential and controversial papers called The Intentional Fallacy and The Affective Fallacy. Already मैं कह चुकी हूँ, repeat से same authors के ऊपर दूसरा question है. Intentional fallacy and affective fallacy. Ma'am, 3. Munro and William K. Wimslow ब्रेडले एंड Jr. विमसेट, मैंने इनको ऐसे याद किया हुआ है. ब्रेडस्ले एंड विमसेट जो है, इन्होंने ये लिखा था ऑलरेडी, ऊपर इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इंटेंशनल पॉलिसी क्या होती है. इंटेंशनल पॉलिसी की डेफिनेशन पूछी है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं आज के लेक्चर में. और अफेक्टिव पॉलिसी, दोनों ही चीजें मैं आपको बता चुकी क्या होती है. तो ये एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है जिसको आपको रट के जाना है. आप भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है. So next है Philip Larkin's Sad Steps notices the way the moon dashes through clouds that blow loosely as cannon smoke to stand apart. ये लाइंस कहाँ से ली गई हैं? Allude क्या होता है? Allusion, यानी कि हमने जब कोई लाइंस या कोई आइडिया किसी और वर्क से उठाया होता है. तो आपको क्या लग रहा है, सैड स्टेप से कुछ भी याद आ रहा है? मैंने आपको क्लास में इसके बारे में बताया भी था, बट कोई बात नहीं, आप एक बार कोशिश करो इसका आंसर ढूंढने की. एनी गेसेस? ओके, सो ये है फिलिप सिडनी के एस्ट्रोफिल एंड स्टेला से. एस्ट्रोफिल एंड स्टेला क्या है, एक सोनेट सीक्वेंस है जिसमें फिलिप सिडनी ने एक सोनेट लिखा था, विद हाउ सैड स्टेप्स. विद हाउ सैड स्टेप्स, मुझे ये सोनेट बहुत अच्छा लगा था. ग्रेजुएशन के टाइम पे मैंने फिलिप सिडनी का ये सोनेट पढ़ा था, विद हाउ सैड स्टेप्स. और आई वॉज काइंड ऑफ लिंकिंग विद दैट सोनेट. आप भी पढ़ना, बहुत अच्छा है. जिसमें मुझे पहली बार एक वर्ड पता चला था, पर्सोनिफिकेशन. उससे पहले आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ दिस थिंग व्हेन आई वॉज इन ग्रेजुएशन कि पर्सोनिफिकेशन क्या होता है. सो देन आई गॉट टू नो कि जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग के ऊपर ह्यूमन एक सेकेंड ह्यूमन बींग्स के ऊपर हम सॉरी किसी भी नॉन लिविंग थिंग के ऊपर हम ह्यूमन इमोशंस एट्रीब्यूट कर देते हैं और हम उन चीजों को इस तरह से देखते हैं जैसे कि वो ह्यूमन बींग्स हैं, तो वो क्या हो जाता है, पर्सोनिफिकेशन. सो फिलिप सिडनी ने जो सोनेट लिखा है विद हाउ सैड स्टेप्स, उसमें उन्होंने मून के बारे में लिखा है कि like the poet is sad because his beloved has rejected his love, so the moon must be sad today. So the moon is moving with sad steps around the sky, like the author is,
है ना. सो द कलर ऑफ द मून इज पेल. इस तरह की लाइन्स उन्होंने लिखी हैं कि जैसे मेरा रंग पीला पड़ गया है, वैसे आज जो चांद है, मून है, उसका कलर भी ब्राइट लगने की बजाय बहुत ही येलोइश लग रहा है. So Philip Larkin has copied these lines from Philip Sidney's Astrophil and Stella. Next question is again an easy one. Match the following opening lines with their respective titles. अगर आपको एक भी आती है, so it will be easier for you to understand. कोई एक दो मुझे. एक पोएम को तो मैंने डिटेल में कराया था और मैंने बोला भी था इसका टेक्स्ट पढ़ लेना. मैम लेडा एंड द स्वैन का बी होना चाहिए, सडन ब्लो द ग्रेट विंग. हाँ हाँ. So लीडा एंड द मैम स्वैन. डी का आई थिंक सेकंड होगा. डी का बी. डी का बी. डी का यस मैम. सिंपैथी. हाँ हाँ, सिंपैथी. सो ये कहाँ से आया है? अमेरिकन लिटरेचर से आया है. आई नो दैट द केज्ड बर्ड्स bird feels swan. So sorry, swan is with this. I know what the caged birds feel, alas, है ना. So these lines will be matched with sympathy. तो इस तरह से हम इसको मैच कर लेंगे. जरूरी नहीं है कि हमें सारी लाइंस आनी चाहिए. We have to play intelligently. राइट. तो सारी लाइंस को हम नहीं याद कर सकते, बट एटलीस्ट जो इम्पोर्टेंट पोएम्स है उनकी ओपनिंग लाइंस, एंडिंग लाइंस मैंने आपको बोला है, देख लिया करो. एक बार देखी भी हो तो भी याद आ जाती है. आइडेंटिफाई द टाइटल दैट वर पब्लिश्ड इन द 1920s. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोएम्स दे हैव गिवन इन दिस सेक्शन. अगर हमें कोई वेस्टलैंड भी पता है तो भी हम दूसरी निकाल लेंगे. So wasteland and the tower. The wasteland and the tower. The tower किसने लिखी है? Do you have any idea? A very famous poem, The Tower. W.B. Yeats. W.B. Yeats has written The Tower in his, old age. So he was getting old and he was worried about that thing. And he wrote that poem that, okay, now I'm going to get old and I should think like an old man. But, he said that the time is passing and I'm getting older. But, the passion for life is growing. So this is what he is explaining in this work, The Tower. एंड वेस्टलैंड हम ऑलरेडी बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं. सो डब्ल्यू बी यीट्स ने 1927 में ये लिखी थी और वेस्टलैंड जो है 1922 में लिखी गई थी. ठीक है. सो ये ईयर्स हमें याद रखने हैं. मैंने आपको कहा था कि वेस्टलैंड का सब कुछ करना है, ईयर करना है, टाइटल, एल्यूजन्स, रेफरेंसेस, पार्ट्स के नाम, कितने पार्ट्स हैं, एंडिंग लाइंस, ओपनिंग लाइंस, सारे पार्ट्स की. तो टेक्स्ट हमें पढ़ना है क्योंकि इससे फोर श्योर क्वेश्चंस आएंगे और भी मिलेंगे. द नॉवल इज डेडिकेटेड टू द रेल रोड ऑफ बोन्स एंड हैज इट्स एपिग्राफ. The line, I am the woman they give dead women's clothes to from Christine Galileo's inheritance. अब ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, बट मुझे ये बताओ एपिग्राफ क्या होता है? What is an epigraph? Ma'am, it is written in the beginning of the work. It is Ma'am, basically and gives a sense of the work to the readers. So basically epigraph is something which is generally taken from some other work and is kind of opening lines of that work. सपोज मैं वेस्टलैंड पढ़ रही हूँ. वेस्टलैंड की जो फर्स्ट लाइन है, वेस्टलैंड की फर्स्ट लाइन सपोज टी.एस. एलियट ने जॉर्ज ऑरवेल से ली. इट्स जस्ट एन एग्जांपल. सो वो क्या हो गया? एपिग्राफ हो गया, क्योंकि जो वो फर्स्ट लाइन है वो आपको उस पूरे वर्क की थीम और इंटरेस्ट ऑफ दैट वर्क एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है. सो इसका जो आंसर है, आई नो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट कोशिश करो, अगर हम निकाल पाते हैं तो.
बिकॉज इन वर्क्स को हमने डिटेल में नहीं पढ़ा है. So fourth is the answer, The Book of Night Women by Marlon James. तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वाली बात है ना, क्योंकि हर ऑथर को हम नहीं पढ़ते, बट स्टिल वी हैव टू थिंक अ लिटिल बिट अबाउट दिस सेक्शन. तो सारे क्वेश्चंस हमें आने जरूरी नहीं होते, हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने जरूरी हैं जो हमारे सिलेबस में जो हमने पढ़े हैं उसमें से. Next, an English poet couldn't help the excitement that an historical event caused in his lifetime. Bliss was it in that dawn to be alive, but to be young was very heaven. So, question क्या कहना चाहता है कि एक ऑथर है, एक इंग्लिश पोएट है जिसे एक इवेंट के होने से उसके लाइफ टाइम में बहुत एक्साइटमेंट है. वो सोचता है कि मैं कितना लकी हूँ that I have seen this kind of thing in my life. And he wrote these lines: Bliss was it in that dawn to be alive, but to be young was very heaven. I'm third. The French Revolution. The French Revolution, ma'am. Wordsworth, the French Revolution. French Revolution is the incidents which happened, and where he has written these lines? In the Prelude. So Prelude is a very long work wherein he has described his own life. It's an autobiographical work जिसमें इन्होंने ये लिखा है कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है that would be a kind of an alarming thing for the humanity. कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है वो कहीं ना कहीं लोगों के कानों में एक आवाज करेगा, and maybe people will listen and they will change and humanity will change. So that is what he is writing, that bliss was it in that dawn to be alive. कि उस दिन जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हो रहा था, and it's good that I am alive in the same time when this kind of thing, this kind of revolution is happening in the world. And मैं कहता हूँ कि जो ये चीजें हैं ये बहुत ही important और जरूरी होती हैं जो मैंने अपनी लाइफ में देखी हैं. So he was explaining these lines. Yes, a bit difficult, average question है ये, मतलब बहुत easy नहीं है, moderate कह सकते हैं हम इसको, average नहीं, moderate question है, थोड़ा सा difficult है. Which novel by John Banville tells the story of a group of travelers who arrive on a small island and stumble upon the house of Professor Kreutzner, whose relationship to a painting entitled The Golden World by a fictional Dutch artist named Vaublin plays a central role. So अगर आपको ये प्रोफेसर याद है तो आप इसका आंसर ढूंढ पाओगे. और ओके, मैंने इसमें आंसर हटाया नहीं है. So it's Ghosts. Ghosts जो है 1993 में पब्लिश किया था जॉन बेनविले ने. आयरिश नॉवलिस्ट हैं, पोस्ट मॉडर्निस्ट ऑथर हैं ये, ठीक है. सो इनका जो वर्क है बहुत फेमस हुआ था, बट हमें इसकी समरी नहीं पढ़नी है. दो इन्होंने समरी से क्वेश्चन दिया है, एक पूरी समरी को ब्रीफ करके इन्होंने दे दिया है इस क्वेश्चन में, बट इनसे क्वेश्चन जनरली नहीं आते. बट यू कैन कंसीडर, अगर रिपीट होता है तो वी शुड नो. Identify the two plays usually paired for their critique of the politics of language and acts of police interrogation. पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर के वर्क्स हैं जो ये सुने सुने नहीं लग रहे हैं ना, नहीं याद आ रहे हैं ना. वन फॉर द रोड, माउंटेन लैंग्वेज. वन फॉर द रोड हमने लिखा है, मतलब हमने करना है ये, ठीक है. Semiotics originated mainly in the works of two theorists. Very simple and easy question from theory. बहुत आसान. कौन से दो ऑथर हैं जो सिमियोटिक्स से रिलेशन रखते हैं? सी ऑप्शन मैम. दो ऑथर हैं, फर्डिनांड दे सॉस्यू एंड चार्ल्स एंड्रस पियर्से. So these two people are, associated with semiotics. स्ट्रक्चरलिज्म से भी इनका कहीं ना कहीं रिलेशन है.
अच्छा, ये क्वेश्चन जो रॉबर्ट बर्टन, मैंने आपको जब रॉबर्ट बर्टन पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था कि रॉबर्ट बर्टन की कुछ ही चीजें हैं जो हमें याद करनी है, जो रिपीट से पूछी जाती हैं हर 2 साल, हर 1 साल 2 साल छोड़ के इनके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। सो रॉबर्ट बर्टन्स एनाटॉमी ऑफ मेलांकोली। मेलांकोली क्या होती है? जब हम डिप्रेशन में होते हैं। सो एनाटॉमी ऑफ मेलांकोली के बारे में इन्होंने लिखा है, वाज पब्लिश्ड इन 1621 and expanded and altered in dash subsequent editions. क्या आएगा इसका आंसर? एनाटॉमी ऑफ मेलांकोली याद है? डिप्रेशन कितने तरह का था उसमें? 5. डिप्रेशन कितने तरह का था? 5 इज करेक्ट आंसर। 5 एडिशन है। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि एनाटॉमी ऑफ मेलांकोली कितने पार्ट्स में है बुक, हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर? 3 parts are there. So he has explained that okay, there is love melancholy, and there is second book is there is religious melancholy, कि अगर कोई बहुत ज्यादा प्यार में पड़ जाता है तो भी उसको डिप्रेशन हो सकता है। बहुत ज्यादा कोई अगर रिलीजियस पाथ पे चल जाता है, फिलोसफी में घुस जाता है, उसको भी डिप्रेशन आ जाता है। एंड इन थर्ड बुक ही हैज एक्सप्लेन्ड द क्योर फॉर that if you are suffering from melancholy, what could be the cure? So there are 3 sections in this work. तो होता क्या है, जनरली हम इस क्वेश्चन को, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको पूरा नहीं पढ़ते। एडिशंस क्या है? जब 1621 में एनाटॉमी ऑफ मेलांकोली पब्लिश हुई थी, उसके बाद क्या हुआ था, इसको कुछ कुछ चीजों को एडिट कर करके 5 बार अलग टाइम पे पब्लिश कराया गया। तो इसके 5 एडिशन हैं, जिसमें कि कुछ ना कुछ ऑल्टरेशन हर एडिशन में मिलती है। जो जो रियल एडिशन है वो 1621 में पब्लिश हुआ था। उसके बाद 4 और, यानी कि 5 एडिशंस हैं इसके सब्सिक्वेंट। सो ये एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि जनरली हम एडिशंस नहीं पढ़ते, राइट? हम ये नहीं पढ़ते कि किसी बुक के कितने एडिशन हैं। हम ये पढ़ लेते हैं कि अच्छा इस बुक के 3 पार्ट हैं, उन बुक्स के पार्ट के टाइटल्स पढ़ लेते हैं। सो इजी होते हुए भी इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, लिटिल बिट डिफिकल्ट। Which of the following magazines self-consciously created an identity for vortices, a group of painters, sculptors and writers? अगर आपने groups and magazines and journals पढ़ लिए हैं तो ये क्वेश्चन उस सेक्शन से है। What is the name of the magazine wherein people are talking about the painters and the artists, sculptors and writers? उनके काम को वैल्यू कराने के लिए मैगजीन लिखी गई थी। मैगजीन का नाम है ब्लास्ट। ब्लास्ट किसने पब्लिश की थी? ये विंधम ल्यूइस ने। विंधम ल्यूइस 1900s के बाद के ऑथर हैं, यानी कि मॉडर्न टाइम के ऑथर हैं। तो इन्होंने ये जो है मैगजीन पब्लिश की थी 1914 में, यानी कि जब वर्ल्ड वॉर शुरू हुई थी उसके आसपास ये पब्लिश हुई थी। और इसका जो कवर था, अगर आप देखोगे, उसका पिंक कवर था, पिंक कलर का, या यूं कह सकते हैं कि मजेंटा कलर का था। उसके ऊपर बड़ा सा ऐसे ब्लास्ट लिखा हुआ था। सो कवर पेज के बारे में भी मैं बता रही हूँ आपको। In every cry of every man, in every infant's cry of fear, in every voice, in every band. So which figure of speech is there? यहाँ पे रेपिटेशन है, कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे लगी हुई है? Anybody? Apostrophe, anaphora, एनाफोरा। एनाफोरा क्या होता है? बेसिकली एनाफोरा होता है जब हम इनिशियली जो शुरू के वर्ड्स हैं उनको हर सेंटेंस में रिपीट करते हैं। इन एवरी क्राई, इन एवरी, सो इन एवरी इज रिपीटिंग रिपीटेड इन एवरी सेंटेंस।
तो यहाँ पे क्या है, एनाफोरा है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि मार्टिन लूथर किंग की फेमस स्पीच है आई हैव ए ड्रीम, स्पीच का नाम है आई हैव ए ड्रीम, जिसमें हम एनाफोरा को देखते हैं। सो लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द प्रोडिजियस hilltop of New Hampshire, let freedom ring, let freedom ring. So again and again this phrase is coming. इसके अलावा चार्ल्स डिकिंस का नॉवल है द टेल ऑफ टू सिटीज, उसकी ओपनिंग लाइंस में भी हम एनाफोरा को देखते हैं। उनकी ओपनिंग लाइंस हैं, मुझे भी याद नहीं आ रही एग्जैक्ट, बट मैं बता देती हूँ। इन द दैट वाज द टाइम, किसी को याद है? बहुत ही अच्छी सी लाइंस है। That was the best of the times, it was the worst of the times, it was the age of wisdom, it was the age of foolishness. So it was the is repeated again and again in that, so that is anaphora, right? At whose behest does Red Cross Knight undertake his quest in the Fairy Queen? Fairy Queen is written by Edmund Spenser. Edmund Spenser. So जो रेड क्रॉस नाइट है, किसके कहने से, बिहेस्ट मतलब किसके कहने से वो जाता है उस जर्नी पे जिसके अंदर पूरी बुक डिस्क्राइब्ड है। तो रेड क्रॉस नाइट जाता है ना, एक क्वेस्ट के ऊपर जाता है, एक सर्च में जाता है। किसने कहा था उसको जाने के लिए? Una said, Una told him to go. In which city did John Ruskin see a paradigm for Victorian Britain? इसका तो तुक्का भी सही हो सकता है। अगर किसी ने जॉन रस्किन के वर्क्स को देखा है थोड़ा भी, तो इसका तो तुक्का भी सही हो जाएगा। Venice. So he has talked about Venice, and he was somewhere into architecture, John Ruskin, अगर आपने देखा हो। So he found the similarities between Victorian Britain and Venice. Which novel by Kazuo Ishiguro is narrated by a Japanese widow living in England and draws on the destruction and rehabilitation of Nagasaki? कैजुओ इशिगुरो के हमने लिमिटेड से 3-4 नॉवल करे हैं, जिसमें से एक नॉवल हमने डिटेल में करा है ना? और वो कौन सा है? ए पेल व्यू ऑफ हिल्स। ए पेल व्यू ऑफ हिल्स का डिस्क्रिप्शन इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। नेक्स्ट है विच नॉवल ओपन्स दस। ऐसे कौन सी ओपनिंग लाइन के ऊपर क्वेश्चन है? ओपनिंग लाइन कौन से नॉवल की ओपनिंग लाइन है ये? बिल्डिंग्स रोमन है। मैं एक हिंट दे देती हूँ, जो भी नॉवल है वो बिल्डिंग्स रोमन है। इट्स डेविड कॉपरफील्ड। डेविड कॉपरफील्ड बाय Charles Dickens. So very important work. You will definitely get a question in your paper as well, so go for it. Rest questions we'll do tomorrow. I'll be sharing few literary terms with you. Okay. So is my screen visible? Yes, ma'am. Okay. So there are few literary terms and devices which are important. I have selected few and have given description in simple language. The first one is allegory. Allegory is a word that comes from Latin word allegoria, जिसका मतलब होता है veiled. Veil क्या होता है? पर्दा या किसी चीज के अंदर छुपा होना। वेल्ड लैंग्वेज में जो चीजें कही जाती है, छुपी हुई लैंग्वेज में, उसको क्या कहते हैं? एलेगरी। एलेगरी बेसिकली हमने पूरा लिटरेचर पढ़ लिया जिसमें हमें बहुत सारी एलेगरीज मिली। एलेगरीज दो तरह की होती हैं, फेबल्स एंड पैराबल्स। फेबल्स क्या होते हैं? इकरा। इकरा को मैंने पिछली बार भी पूछा था when we were doing fables. Some animals.
stories which has animals Yes, ma'am. as characters, and they have some moral lessons with them. कुछ moral lessons उसमें दिए जाते हैं, जैसे Fox and the Grapes हो गई, that is a fable. Surface level पे हमें Fox और Grapes के बारे में पता चल रहा है, but there is a depth in that story. हमें वो एक human beings को एक lesson देना चाहते हैं, है ना? इसी तरह से The Hare and the Tortoise, जहाँ पे हमें एक खरगोश और कछुए की कहानी के थ्रू बताया गया है that we should be focused and we should not think anybody less than us. So this is what fables is. ग्रास होपर एंड एंट की कहानी, ये शेयर कर दूंगी मैं आपके साथ पीडीएफ. ग्रास होपर एंड एंट की कहानी मैंने इसमें दी है, जिसमें कि ग्रास होपर है वो बहुत ही आलसी होता है, एंड जो एंट होती है वो बहुत ही हार्ड वर्किंग होती है. वो समर्स में इतना खाना इकट्ठा करती है, एंड ग्रास होपर जो है वो गिटार बजाता हुआ घूमता रहता है. बट एट लास्ट व्हेन विंटर्स अप्रोच, सो एंट जो है वो सब खा पी लेती है क्योंकि उसने खाना जमा किया होता है. बट ग्रास होपर डाइज क्योंकि उसको भूख लगती है, एंड ही इज नॉट हैविंग फूड. सो देयर आर अ लॉट ऑफ फेबल्स व्हिच वी हैव हर्ड फ्रॉम आवर चाइल्डहुड. पैरेबल क्या होती है? जहाँ पे एनिमल्स की जगह ह्यूमन बीइंग्स को यूज किया जाता है. ह्यूमन बीइंग्स के थ्रू जो सरफेस लेवल पे कहानी होती है, उसके अंदर एक लेसन छुपा के हमें बताया जाता है. जैसे कि प्लेटो ने बात की है एलिगरी ऑफ द केव रिपब्लिक में. एलिगरी ऑफ द केव बहुत डिटेल में हमने किया था कि जो ये दुनिया है वो एक केव की तरह है, ये अनरियल है. इस दुनिया के बाहर एक रियल दुनिया है, और हम वो उसे तभी देख सकते हैं when we will understand this thing that we are living or residing in a cave, and whatever we see is the shadow of the real world. जो भी हम देख रहे हैं अपनी नेकेड आईज से, वो रियल वर्ल्ड का जो है शेडो है. सो ये एक एग्जांपल है. उसके अलावा पिलग्रिम्स प्रोग्रेस इसका सबसे इजी एग्जांपल है. जॉन बनियन के पिलग्रिम्स प्रोग्रेस में उन्होंने क्या किया है, बहुत सारे कैरेक्टर्स को क्रिएट किया है, जैसे फेथफुल, मर्सीफुल. ये ह्यूमन बीइंग्स हैं, बट कहीं ना कहीं जो इनके टाइटल्स हैं, नेम्स हैं, जो इनका फीचर है, बिहेवियर है, वो उनके अंदर की छुपी हुई एक चीज को बता रहा है. कि जो फेथफुल है, ही इज शोइंग द फेथ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, कि एक इंसान को फेथफुल यानी कि ये ट्रेट उसके अंदर होना चाहिए. मर्सीफुल होना चाहिए. ए ह्यूमन बीइंग शुड हैव मर्सी इन हिम. सो एलिगरी क्या होती है? वेरी ऑन सरफेस लेवल वी आर स्टडिंग समथिंग, बट ऑन द डीपर लेवल we will be having a different meaning which will be having a lesson. जैसे जॉर्ज ऑरवेल ने एनिमल फार्म लिखा है, जिसमें एनिमल्स के को लेके उन्होंने कहानी लिखी है. सो इट्स अ फेबल. एंड बट पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर कमेंट किया है उन्होंने. सोशलिस्ट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं वो सारे एनिमल्स, पिग्स एंड ऑल. सो he wants to give a lesson to humanity that if we will be following the socialist system of government, then there will be degradation of life. So life will not, we will not be happy then अगर हम इनके पीछे चलते हैं, सोशलिस्ट गवर्नमेंट को फॉलो करते हैं, बिकॉज देन दे विल मैनिपुलेट एवरीबॉडी अकॉर्डिंग टू देम. तो आज हमारे पास जो कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट्स हैं, जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज हैं, वहां पे एटलीस्ट जॉर्ज ऑरवेल का कहना है कि एटलीस्ट देयर इज अ ग्रोथ, देयर इज अ काइंड ऑफ फ्रीडम, there is a kind of freedom to earn. You can earn as much as you want, and there are good rules. But he, through the story, wants to give us a lesson that socialist government is not good. Next term is illusion. So I'll scan it again. हाँ, मैं इसको दोबारा स्कैन करूंगी. एक्चुअली स्कैन करते हुए कुछ इशू हो गया इस पीडीएफ में, बट कोई बात नहीं. अल्यूजन क्या होता है? अल्यूजन होता है रेफरेंस, इनडायरेक्ट रेफरेंस, किसी भी प्लेस, किसी भी पर्सन या थिंग या आइडिया का, जब हम कहीं से ले लेते हैं. अब रेफरेंस या अल्यूजन क्या होता है कि जब ऑथर अल्यूजन्स यूज कर रहा होता है, तो वो अपने दिमाग में ये ज्यूम करके चलता है कि जब मैं रेफरेंस दे रहा हूँ और जो भी इस वर्क को पढ़ेगा वो इस अल्यूजन से रूबरू होगा, उसको ये पता होगा. जैसे मैं कहूँ, ओए रोमियो इधर आ. ओए रोमियो मतलब, रोमियो को हम कैसे जानते हैं? रोमियो मतलब जो बहुत ही एक लवर की तरह हो, जो अपनी बिलवर्ड के लिए इधर उधर घूमता रहता हो, चक्कर लगाता रहता हो.
सो रोमियो कहाँ से आया वर्ड? रोमियो एंड जूलियट से. सो रोमियो इज ए काइंड ऑफ रेफरेंस. अगर मैं किसी को रोमियो कह रही हूँ कि ये तो पूरा रोमियो है, यानी कि ही इज मैड इन द लव ऑफ हिज बिलवड. सो रोमियो एक तरह से एल्यूजन है. जब हम लिटरेचर में एल्यूजन्स देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि कोई भी हम नाम ले लेते, जैसे मैं कहूँ कि एक एग्जांपल हम देखते हैं. जैसे मैं कहूँ कि ये जगह तो ईडन गार्डन है, तो एल्यूजन भी है, ये एक तरह से मेटाफर भी है. तो कंफ्यूज नहीं होना, मेटाफर एंड एल्यूजन दोनों सेम भी हो सकते हैं. अगर मैं कहूँ कि यार ये तो ना जगह, बिल्कुल हम इस जगह को ईडन गार्डन कह सकते हैं. सो ईडन गार्डन के कहते ही आपको क्या समझ में आया कि ये जो ईडन गार्डन है, ये वो वाला ईडन गार्डन है जो हमने पैराडाइज लॉस्ट में पढ़ा था. या जो लोग क्रिश्चियन है, बाइबल पढ़ते हैं, उनको पता है बुक ऑफ जेनेसिस में ईडन गार्डन का डिस्क्रिप्शन है. तो मैंने ये रेफरेंस कहाँ से लिया? मैंने बुक ऑफ जेनेसिस से लिया. मैंने रोमियो का रेफरेंस कहाँ से लिया? विलियम शेक्सपियर के प्ले रोमियो जूलियट से लिया. सो दैट इज व्हाट एन इल्यूजन इज. नेक्स्ट इज एलिट्रेशन. एलिट्रेशन हिंदी में आपने पढ़ा होगा, अनुप्रास अलंकार को कहते हैं. लेटिन वर्ड एलिट्रा से निकल के आया है ये. और जो जितने भी टंग ट्विस्टर्स होते हैं उनमें एलिट्रेशन होता है. ये होता क्या है? जो सपोज 5 वर्ड एक लाइन में है, तो उनके जो जो इनिशियल वर्ड्स होंगे, वो जो कॉन्सोनेंट्स होंगे वो सेम होंगे या उनकी साउंड सेम होगी. जैसे कि शी सेल्स द सी शेल्स. सो ये एक टंग ट्विस्टर है. स जो आवाज है या एस जो है वो रिपीटेडली आ रहा है. सो दैट इज यू नो व्हाट एलिट्रेशन इज. इसमें कुछ एग्जांपल्स लिटरेचर से हैं. जो मैकबेथ में 3 विचेस हैं, जब वो मिलती हैं प्ले के शुरू में, दिस इज द ओपनिंग लाइंस ऑफ मैकबेथ. फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, hover through the fog and fill the air. So f is repeated again and again. And एलिट्रेशन से ही एलिट्रेशन या एलिट्रेटिव वर्ड्स हमारे सामने आता है. एलिट्रेटिव वर्ड्स क्या होता है? जब हम बहुत सारी लाइंस एक पूरे स्टैंजा को एलिट्रेशन मीटर में लिखते हैं. यानी कि जो एक लाइन है, सपोज उसमें 4 वर्ड्स अगर रिपीट हो रहे हैं, फिर नेक्स्ट लाइन में भी 4 वर्ड्स जो हैं एलिट्रेशन कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द एलिट्रेटिव वर्ड्स. सो ये हमें ओल्ड इंग्लिश पीरियड में देखने को मिलता है. ओल्ड इंग्लिश पीरियड में और एंग्लो सेक्शन पीरियड में, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के टाइम पे जो है ये राइम लिखी जाती थी. तो अगर आप उस टाइम के वर्क्स को देखते हो, जैसे बियोवुल्फ को देखते हो या और कोई भी पोएम देखते हो, तो उसमें हमें एलिट्रेटिव मीटर मिलता है, एलिट्रेटिव वर्ड्स मिलता है. बट मॉडर्न टाइम्स में भी J.R.R. टॉलकिन्स ने और अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने अपने वर्क्स में एलिट्रेटिव वर्ड्स को यूज किया है, क्योंकि जो इनके वर्क्स हैं वो कहीं ना कहीं ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर से इन्फ्लुएंस्ड है. जैसे आइडल्स ऑफ द किंग. आइडल्स ऑफ द किंग में किसका डिस्क्रिप्शन है? किंग आर्थर का, है ना. सो किंग आर्थर का जो डिस्क्रिप्शन है उन्होंने ओल्ड इंग्लिश पीरियड से ही उठाया है. किंग आर्थर के बारे में हम ऑलरेडी जान चुके हैं. तो जैसे कि एग्जांपल देखते हैं. लीजा लव्ड टू लुक एट लिजर्ड इन द एक्वेरियम. सो लीजा का एल, लव्ड, लुक्ड, लिजर्ड, ये सारे क्या हैं? एलिट्रेशन, एलिट्रेटिव वर्ड्स बनाते हैं, क्योंकि एक लाइन में 4 वर्ड्स हो गए जो एलिट्रेट यानी कि रिपीट हो रहे हैं. नेक्स्ट इज एनाफोरा. एनाफोरा क्या होता है? एनाफोरा होता है, हमने ऑलरेडी आज पढ़ा है, जब हम किसी भी सेंटेंस के शुरू में आने वाले वर्ड्स को रिपीट करते हैं. 2 से 3 वर्ड्स हो सकते हैं. वो सिंगल वर्ड अगर होगा तो फिर वो एलिट्रेशन बन जाएगा. जैसे इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स. टेल ऑफ टू सिटीज की ओपनिंग लाइंस हैं ये. दोनों क्वेश्चन आपको हो गए. एनाफोरा भी हो गया, ओपनिंग लाइन भी पता चल गया आपको. टेल ऑफ टू सिटीज की बहुत इंटरेस्टिंग सी लाइंस हैं. It was the best of times, it was the worst of times, it was the age of wisdom, it was the age of foolishness, it was the epoch of belief, it was the epoch of incredulity. So ये पूरा एक पूरा लंबा सेंटेंस है जिसके अंदर it was again and again repeat हो रहा है. It was the विलियम वर्ड्सवर्थ की टिंटन एबे की ओपनिंग लाइंस भी आपको याद होंगी. 5 years have passed, 5 summers, with the length of 5 long winters, and again I am here with these waters. So 5 is repeated again and again in different sentences, right? Not in the same sentence but in
different. So 5 years have passed is a one section, one phrase. Then 5 summers with the length of 5 long winters. So here we can see anaphora. Epiphora is opposite of anaphora. अपोजिट कैसे है, यहाँ पे जो वर्ड्स हैं वो एंड में आते हैं, एंड में रिपीट होते हैं. जो एनाफोरा है वो स्टार्टिंग में और एपिफोरा है लास्ट में. जैसे कि अब्राहम लिंकन की स्पीच हम अगर देखें, द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, राइट. सो ये क्या है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, है ना, ऑफ द पीपल. तो पीपल वर्ड जो है वो रिपीट हो रहा है लास्ट में, फ्रेज के लास्ट में. तो ये क्यों यूज किए जाते हैं एनाफोरा एंड एपिफोरा, ताकि एक पार्टिसिपेशन ऑफ रीडर हम ला सके, है ना. जब हमें कोई लाइन पता होती है तो हम खुद भी गाने लगते हैं उसके साथ, है ना. जैसे इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम, इट वाज द गुड ऑफ द टाइम. तो हमें पता है कि आगे इट वाज द आएगा, तो हम शुरू की लाइंस पार्टिसिपेट भी करते हैं उसमें. तो पार्टिसिपेशन के लिए, रिदम बनाने के लिए और उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ऑथर्स जनरली इसको यूज करते हैं. नेक्स्ट इज एंटीथीसिस. एंटीथीसिस इज जहां पे दो अपोजिट वर्ड्स को इकट्ठा रखा जाए एक सेंटेंस में, दैट इज कॉल्ड एंटीथीसिस. एग्जांपल से समझते हैं. व्हेन नील आर्मस्ट्रॉन्ग रीच्ड मून एंड सेड दैट वन स्मॉल स्टेप. अब स्मॉल स्टेप क्या है, एक वर्ड है, मतलब एक कॉन्सेप्ट है. फॉर अ मैन एंड वन जाइंट लीप मतलब बड़ा कदम. फॉर मैनकाइंड, स्मॉल स्टेप एंड जाइंट लीप दोनों को इकट्ठे रखा गया है एक ही सेंटेंस में. इसी तरह से he means to say it's that my, okay, this is the meaning of this. Speech is silver and silence is gold. So this is a one sentence wherein speech and silence are put together. So that is why here is antithesis. Better to reign in hell than to serve in heaven. Hell and heaven दोनों opposite concept हैं. And reign and serve. Reign क्या होता है? Reign होता है किसी चीज के ऊपर राज करना. राज करना और सर्व नौकरी करना. There are two opposite words in the same sentence. To err is human, to forgive divine. So एंटीथीसिस के तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. आप अगर लिस्ट निकालो तो 100 एग्जांपल आपको ऐसे मिलेंगे जो आपने सुन रखे हैं. टू err इज ह्यूमन, मतलब ह्यूमंस की गलती करना काम है, और डिवाइन भगवान का फॉरगिव करना. एपोस्ट्रोफी क्या होता है? व्हाट इज एपोस्ट्रोफी? एपोस्ट्रोफी एक तो होता है ग्रामर में, है ना. जैसे राम्स फादर या राम्स फादर इज डॉक्टर, राम के पिताजी, एपोस्ट्रोफी एस हम लगाते हैं, एक तो होता है. बट फिगर ऑफ स्पीच में एपोस्ट्रोफी होता है जब हम किसी चीज को एड्रेस करते हैं, किसी नॉन लिविंग थिंग को जब हम एड्रेस करते हैं तो वो क्या हो जाता है. जैसे मेरे पास पानी की बॉटल रखी है, अगर मैं कहूँ कि ये पानी की बॉटल तो कितनी अच्छी है, मुझे रोज ठंडा पानी पिलाती है, राइट. सो मैं क्या कर रही हूँ, आई एम एड्रेसिंग दिस बॉटल, आई एम टॉकिंग टू दिस बॉटल. ये बॉटल सुन नहीं सकती, ये बॉटल बात नहीं कर सकती, बट स्टिल आई एम एड्रेसिंग. सो दैट इज कॉल्ड एपोस्ट्रोफी. एंड इसका जो पर्सोनिफिकेशन है वो भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं. पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? जब हम नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर ह्यूमन ट्रेट्स को अप्लाई कर देते हैं. जैसे मैं इस बॉटल को कह रही हूँ तो मैं ये अज्यूम कर रही हूँ दैट दिस बॉटल इज लिसनिंग, right, but this bottle cannot listen because वो living being नहीं है. So apostrophe is when we are attributing or we are talking to some non living things. हम उनको एड्रेस कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं. सो जॉर्डन ने डेथ बी नोट प्राउड की जो पोयम है उसमें एपोस्ट्रोफी यूज किया है. उन्होंने डेथ को एक स्पीकर की तरह रिप्रेजेंट किया है. तो पर्सोनिफाई भी कह सकते हैं उन्होंने डेथ को किया है. डेथ क्या है? डेथ की कोई पिक्चर थोड़ी है, कोई शेप या कोई फिगर थोड़ी है, बट स्टिल उन्होंने क्या कहा है, डेथ को एक ह्यूमन बॉडी देने की कोशिश की है, यानी कि एक फिजिकल शेप देने की कोशिश की है. सो इट इज बिहेविंग लाइक ए ह्यूमन बीइंग. इसी तरह से फ्रैंकेनस्टीन बात करता है. हाँ जी मैम, अगर ऑप्शन में अपोस्ट्रोफी और पर्सोनिफिकेशन दोनों हो तो हम कैसे लिखेंगे? नहीं आएगा. देखो नहीं आएगा. अगर ऐसा आता है तो आपको फिर फ्री के 2 नंबर मिलेंगे. अच्छा ठीक है. क्योंकि वो क्वेश्चन भी इस हिसाब से बनाएंगे ना. व्हेन बोथ द थिंग्स आर काइंड ऑफ सेम. पर्सोनिफिकेशन एक तरह से
एपोस्ट्रोफी का पार्ट है, हम ये कह सकते हैं, राइट। So Frankenstein is talking to stars. Oh stars and clouds and winds, they are all about to mock me. तो वो क्या कर रहा है, वो बात कर रहा है बादलों से, हवा से, है ना। तो उसको क्या कहते हैं, पर्सोनिफिकेशन या एपोस्ट्रोफी। इसी तरह से मैकबेथ अपने चाकू से बात करता है जब वो डंकन को मारने जाता है ना। इफ दिस ए डैगर विच आई सी बिफोर मी, क्या ये डैगर है, मुझे दिख रहा है। द हैंडल टुवर्ड्स माई हैंड, कम लेट मी क्लंच दी, वो डैगर को कहता है मेरे पास आओ। तो ऐसा होता है कि मैकबेथ को ना कुछ इमेजेस दिखने लग जाती हैं उसको। डैगर मतलब चाकू जिसे वो डंकन को मारने गया था, तो उसको वो हवा में तैरता हुआ दिखता है। अगर आपने मैकबेथ की समरी पढ़ी है तो आपको पता होगा। तो वो इस कोटेशन में क्या कह रहा है कि आओ मैं तुम्हें पकड़ लूं, लेट मी क्लंच दी, मैं तुम्हें पकड़ लेता हूँ। आई हैव दी नोट एंड येट आई सी दी स्टिल, है ना। तुम मेरे पास हो ही नहीं हो बट फिर भी मैं तुम्हें देख सकता हूँ। डैगर इज एड्रेस्ड, पर्सोनिफाई नहीं किया है, बस वो डैगर से बात कर रहा है। डैगर के अंदर कोई ट्रेट्स नहीं है, डैगर कोई बिहेव नहीं कर रहा है, बस वो उड़ रहा है एंड वो सिर्फ एक लिसनर की तरह बिहेव कर रहा है, राइट। यहीं तक करते हैं आज, बाकी बैथोस एंड ऑल कल करेंगे।